वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो HI और जो ID के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है बाल विकास और अधिगम, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो इसमें अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विशेष शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान के नियमों का उपयोग और महत्व है, ठीक है। यानी जो विशेष शिक्षक होते हैं तो विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं जैसे हम लोग हैं ना, जैसे हम लोग हैं, उनके लिए मनोविज्ञान का महत्व होता है और क्या उपयोग होता है, ठीक है। दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मतलब जैसे जो एक सामान्य बच्चा होता है उसको शिक्षा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा है वो आसानी से सीख सकता है, परंतु जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको है वो शिक्षा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष वातावरण में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा विशेष शिक्षण विधियों, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष अधिगम सहायक उपकरणों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश की जाती है। अब जैसे सामान्य बच्चे होते हैं उनको शिक्षा भी सामान्य तरीके से, सामान्य उपकरणों से, सामान्य शिक्षण विधियों से, सामान्य शिक्षक द्वारा दी जाती है। परंतु एक विशेष शिक्षक होने के नाते विशेष बच्चों को शिक्षा देने के लिए है उन्हें विशेष वातावरण देना पड़ता है। विद्यालय वातावरण है वो विशेष होना चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा, मतलब जो प्रशिक्षित शिक्षक होगा, जो पढ़ाने में अच्छा होगा, प्रशिक्षित होगा, उसके द्वारा ना विशेष शिक्षण विधियों द्वारा, जो शिक्षण की विधियां हैं, हमें जो शिक्षण की विधियां, शिक्षा देने की जो विधियां हैं उनके द्वारा, ठीक है। विशेष पाठ्यक्रम और विशेष अधिगम सहायक उपकरणों के द्वारा, विशेष मतलब जो उपकरण होते हैं, जो विशेष उपकरण होते हैं उनके द्वारा, और विशेष अधिगम सहायक सामग्री होती है उसके द्वारा ही उन बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है ना। तो ये इन सभी चीज़ों को करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षण निर्देशों में बनाने तथा संशोधन करने में मनोविज्ञान नियमों की सहायता लेते हैं। मतलब शिक्षक है वो जो विशेष शिक्षक होते हैं उन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए है वो मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान के नियमों के द्वारा शिक्षक दिव्यांग बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास को ध्यान में रखकर उसके अनुसार उसे शैक्षिक विकास की योजना बनाने में सफल होता है। मतलब जो विशेष शिक्षक होता है वो उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण देने के लिए जो मनोविज्ञान के नियम होते हैं उनको उपयोग में लेकर उन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास है वो बढ़ाता है और मनोविज्ञान के तहत उनको पढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसे बच्चों के निदान में मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व और अन्य का उपयोग करके उपयुक्त शिक्षण योजना का निर्माण करने तथा विषय वस्तु व शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करने में सक्षम होता है। ऐसे बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए, उनको थोड़ा अग्रसर बनाने के लिए हमारे जो मनोविज्ञान के परीक्षण किए गए, मनोविज्ञान के जो प्रयोग किए गए हैं उनको काम में लेकर उन बच्चों को है वो सही शिक्षण योजना, यानी शिक्षा देने की सही योजना बनाना, ठीक है। उनको सही विषय वस्तु देना, यानी है वो जो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे बोर्ड है, मार्कर है या फिर अन्य भी जो भी चीज़ें आती हैं उन सभी का प्रयोग है वो किसके द्वारा होता है, मनोविज्ञान के अनुसार, ठीक है। एक शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान होने पर वह पुनर्वर्ण अभिप्रेरणा का सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर उपयोग करके दिव्यांग छात्रों को अधिगम करवाता है। अब जो हमारा जो पुनर्बलन है, हमारी जो अभिप्रेरणा है उसको सही तरीके से समझकर, बच्चों की सही अभिप्रेरणा और पुनर्बलन को समझकर विशेष शिक्षक है वो उन बच्चों को है वो अधिगम करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया विशेष शिक्षक का महत्व है, किसके, मनोविज्ञान के अंदर विशेष शिक्षक के महत्व है, ठीक है। ये फिर अपन आगे बात करते हैं। अब अपना जो टॉपिक है वो है अधिगम, लर्निंग, सीखना।
अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, लर्निंग। हम जो सीखते हैं वो अधिगम के द्वारा ही सीखते हैं। क्या होता है? सामान्य रूप से सीखने को व्यवहार में परिवर्तन करने के रूप को समझा जाता है, किंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं होता है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। उम्र, परिपक्वता, सामाजिक आपात स्थिति, दवा एवं नशा में व्यवहार में लाए परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, मतलब हमारे द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है किसी अनुभव या अभ्यास के द्वारा, अनुभव और अभ्यास के द्वारा हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम अधिगम कहते हैं। अब हम अधिगम इसे नहीं कह सकते जैसे दवा है या नशा है उसका करने से हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उनको हम अपन नहीं कहते हैं कि भाई ये अधिगम है, परंतु हम जो कुछ अभ्यास और अधिगम से सीखते हैं, अभ्यास और अनुभव से जो सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम की अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी है। अपन में वो कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं उनमें अपन बातचीत करेंगे ना। तो पहला है वो है हर्गेन हान। पहला वैज्ञानिक है वो है हर्गेन हान। हर्गेन हान ने क्या है कि अधिगम व्यवहार में अतिशक्ति अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार अंतशक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। जो अनुभूति के कारण होता है। अनुभूति के कारण होता है। तो ये है वो किसने दिए हैं? हर्गेन हान ने दिए कि अधिगम व्यवहार में अंतशक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभूति के कारण होता है। मतलब हमारे जो अभ्यास है, हमारा जो अनुभव है उसके द्वारा हमारे शरीर में हमारे जो जीवन में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं। स्थायी मतलब जो हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं जो परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वो है स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नंबर 3 वुडवर्थ ने क्या कहा है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। नंबर 4 वो है कार्लविन। कार्लविन ने क्या कहा है कि पूर्व के व्यवहार में अनुभवों द्वारा लाए गए परिवर्तन। व्यवहार में अनुभवों द्वारा लाया गया परिवर्तन।
अधिगम कहलाता है ना। क्रो एंड क्रो, नंबर 5 है वो है क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो। सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन। ये कुछ जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने परिभाषाएं दी है। किसकी? मनोविज्ञान की। किसकी दी है भाई? मनोविज्ञान की। तो पहला है वो है हर्गेन हान। कौन है भाई? हर्गेन हान। हर्गेन हान ने कहा है कि अधिगम व्यवहार अंतःशक्ति में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभूति के कारण आता है। मतलब अधिगम है वो एक व्यवहार में जो अंतःशक्ति होती है उसके द्वारा जो हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन आते हैं, जो हमारे जीवन भर रहते हैं हमारे साथ, हम उसे क्या कहते हैं? अधिगम। दूसरा है वो है स्किनर। स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब हमारा जो व्यवहार में हम जो कुछ सीखते हैं उत्तरोत्तर यानी उसके बाद हम जो सीखते जाते हैं जीवन भर अपन जो सीखते हैं वो अधिगम कहलाता है। ठीक है। अगला है वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। हमारे जो विकास के अंदर जो हम सीखते हैं वही हमारा अधिगम है, वही हमारी सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है वो है कार्विन। कार्विन ने कहा है कि पूर्व के व्यवहार में अनुभव द्वारा लाया गया परिवर्तन। मतलब पूर्व में हम जो व्यवहार करते हैं और व्यवहार करने के बाद हम जो अनुभव करते हैं और फिर उन व्यवहारों में हम परिवर्तन लाते हैं, उन्हें सुधारते हैं, वापस अच्छा करते हैं, वो क्या कहलाता है? अधिगम। ठीक है। क्रो एंड क्रो ने कहा है सीखना, आदतें, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है वो क्या कहलाता है? अधिगम ना। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है किसकी? अधिगम की। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अगला है वो कहा है गेट्स ने। अगली परिभाषा दी है वो दी है गेट्स। किसने दिया भाई? गेट्स ने। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार में संशोधन में परिमार्जन करना। परिमार्जन करना। नंबर 2 है वो है गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? सीखना व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन है। अगला है वो है हिलगार्ड एंड एंटिकिसन।
हिलगार्ड और एंटिकिसन, हिलगार्ड और एंटिकिसन। सीखने को अभ्यास, सीखने को अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। नंबर 4 वो है मन। सीखना व्यवहार का अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृतिपूर्ण रूपांतरण है। प्रगतिपूर्ण रूपांतरण है। रूपांतरण है यह प्रशिक्षण निरीक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। यह प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। यह प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने और परिभाषाएं दी है। पहला है वो है गेट्स ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार में संशोधन एवं परिमार्जन करना। अनुभव, जो हम अनुभव से सीखते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें अनुभव होता रहता है, और जो हम अनुभव से सीखते हैं, और उस अनुभव और प्रशिक्षण यानी हमें जो कोई प्रशिक्षण देता है, उस प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो संशोधन यानी बदलाव या परिमार्जन यानी उसके बारे में अपन कार्य करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। दूसरा है वो है गिलफोर्ड ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। यानी सीखना है वो व्यवहार से उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन है। हमारे जो व्यवहार में व्यवहारगत जो धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, जैसे जैसे व्यवहार करते हैं उस तरह जैसे जैसे आगे आगे हमें परिवर्तन या हमारे अंदर जो बदलाव आते जाते हैं, हम उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। ठीक है। अगला है वो है हिलगार्ड एवं एंटिकिसन। इन्होंने क्या कहा है, सीखने को अभ्यास से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। यानी सीखना है वो व्यवहार से हमारे अंदर जो स्थायी परिवर्तन आता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अधिगम या सीखना। अगला है वो है मन ने क्या कहा है, सीखना व्यवहार का अपेक्षाकृत स्थायी प्रगतिपूर्ण रूपांतरण है। यानी सीखना व्यवहार के अंदर जो हमारा अधिगम क्या कहलाता है कि हमारे द्वारा जो व्यवहार में प्रगतिपूर्ण रूपांतरण आता है, बदलाव आता है। प्रगतिपूर्ण रूपांतरण मतलब बदलाव आता है जो हमें प्रशिक्षण के द्वारा होता है। मतलब हम प्रशिक्षण के द्वारा कोई चीज़ का रूपांतरण या बदलाव करते हैं हमारे जो विचारों का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम या सीखना। तो ये हो गए अधिगम की कुछ परिभाषाएं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अब अगला है वो है थांडाई का सीखने का नियम या अधिगम का नियम, कुछ भी मान लो आप।
थार्नडाइक, यानी थार्नडाइक मतलब जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए जो थार्नडाइक है ना, क्रिस्टोफर थार्नडाइक है ना, तो उनका जो सीखने का नियम है उस पर अपन आप बातचीत करेंगे। थार्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें 3 प्राथमिक नियम है तथा 5 द्वितीयक नियम है, जिनका अपन है वो संक्षिप्त वर्णन करते हैं। तो जिनमें 3 प्राथमिक नियम है, इनमें 3 है वो प्राथमिक नियम है, और दूसरा है वो है 5 द्वितीयक नियम है। 5 द्वितीयक नियम है ना, तो इन नियमों पे अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। आगे तो पहले जो नियम है प्राथमिक नियम, पहला है वो है अभ्यास का नियम। पहले जो प्राथमिक नियम है 3, उनमें पहला है अभ्यास का नियम। दूसरा है वो है तत्परता का नियम। और तीसरा है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम थार्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिया? 8 नियम, 3 प्राथमिक नियम और 5 द्वितीयक नियम, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पहले जो 3 नियम है, प्राथमिक 3 नियम है, उन पर बातचीत करेंगे। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पहला अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम में क्या है कि थार्नडाइक का मानना है कि किसी सीखी हुई अनुक्रिया का स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि अनुक्रिया को सीखने के बाद उसका प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। मतलब थार्नडाइक का मानना है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी अनुक्रिया सीखते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की अनुक्रिया, कार्य है, कुछ भी है, अपन वो सीखते हैं, वो हम पूर्ण रूप से तभी सीख पाते हैं जब हम उसका अपने जीवन में काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर हम उसे बार बार अभ्यास करेंगे, उसका बार बार रिवीजन करेंगे, तब वह वो सीख पाते हैं, और नहीं करेंगे तो हम उसे स्थायी रूप से नहीं सीख पाते। कुछ दिनों के लिए सीख सकते हैं, परंतु बाद में हमें वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को जो अनुक्रिया सीखी है उनको वह वो रोज़ प्रतिदिन काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं ना। यदि अनुक्रिया सीखने के बाद व्यक्ति उसे प्रयोग लगातार करता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना कम होती है। इसे थार्नडाइक ने नियम ऑफ उपयोग का नियम कहा है। यदि अनुक्रिया सीखने के उपरांत कोई व्यक्ति उपयोग लगातार नहीं करता तो उसे त्रुटि की संभावना होती है, और इसे अनुपयोग का नियम भी कहा है। यानी हम कोई अनुक्रिया सीख ली, और फिर हम उस अनुक्रिया को लगातार उस अनुक्रिया को करते हैं, तो हम उस अनुक्रिया को करने में एकदम निपुण हो जाते हैं। हम उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं करते, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं? उपयोग का नियम। और अगर हमने कोई अनुक्रिया सीखी और हम उसे जीवन में नहीं उतारते हैं, हम उसका लगातार यूज नहीं करते हैं, तो हम उसे कुछ दिनों के बाद उसमें त्रुटियाँ, गलतियाँ आने लग जाती हैं। हम उसे क्या कहते हैं? अनुपयोग का नियम। और इन दोनों नियमों को मिलाकर कहते हैं, वो कहते हैं अभ्यास का नियम। यानी लगातार अभ्यास करना, अभ्यास करने से है वो सीखा जा सकता है ना। हमने छोटी कक्षा में पढ़ाई है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात है, पत्थर पड़त निशान है ना। तो अभ्यास से है वो अनुक्रियाओं को सीखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है वो है तत्परता का नियम। दूसरा है वो है तत्परता का नियम। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से सीखने के लिए तत्पर है तो उसे सीखने के लिए संसाधन एवं
अवसर उपलब्ध होते हैं तो अधिगम की मात्रा गुणवत्ता उच्च स्तर की होगी। किंतु यदि व्यक्ति सीखने को तत्पर नहीं है तो उसे सीखने के लिए बाध्य किया जाता है तो सीखने की मात्रा गुणवत्ता निम्न स्तर की होगी। अब हमें कोई कार्य सीखना है, हमें कोई कार्य सीखना है और हमें उस कार्य को सीखने के लिए हमारे रूप में हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से तत्परता है, यानी सीखने की खुशी है, सीखने का जोश है, जुनून है और हमारे पास सीखने के सभी संसाधन भी हैं, तो हम उस चीज़ को जल्द से जल्द सीख सकते हैं। और हमें जो सीखते हैं वो एक उच्च मात्रा का उच्च गुण रूप से सीखते हैं ना, हम उसे सीखते हैं, उसकी गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है, हम बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। और दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति है उसमें किसी चीज़ को सीखने की तत्परता नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर नहीं है सीखने के लिए, परंतु उसे बाध्य करके सिखाया जाता है और वह सीख भी जाता है, परंतु वह उस उच्च गुणवत्ता से नहीं सीख पाता है, उसकी गुणवत्ता होगी वो निम्न होगी, नीचे होगी, वो सही तरीके से नहीं सीख पाता उन चीज़ों को ना। तो ये होता है तत्परता का नियम है। तत्परता का अर्थ है सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कितना तैयार होते हैं। मतलब तत्परता का अर्थ है कि हमारे अंदर उस चीज़ को शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए कितनी उत्सुकता है, कितना हम उसके लिए जुनून है हमारे अंदर, तो ये कहलाती है तत्परता। ठीक है, जिस प्रकार इन दोनों पात्रों का आयतन एक समान होने के बाद भी वर्षा का इसमें जल में एक समता मात्रा एकत्र नहीं होता क्योंकि दोनों की स्थिति अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार दो समान बुद्धि वाले छात्रों में तत्परता के अंतर से सीखने की गति एवं मात्रा की गुणवत्ता के अंतर का कारण होता है। मतलब जैसे हम कोई, जैसे बारिश आ रही है, बारिश आ रही है और बारिश आ रही है तो हमने दो पात्र रखे, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, इन दोनों की क्वांटिटी एक है, बनावट एक है, दोनों सेम है, परंतु जब बरसात में पानी आएगा तो या तो इसमें ज़्यादा आएगा या इसमें कम आएगा, या इसमें ज़्यादा आएगा और इसमें कम आएगा, दोनों में समान पानी कभी नहीं आएगा। भाई इनमें दोनों में एक रख दिया, ठीक है, परंतु इनमें जब बाहर रखा तो पानी वो उन दोनों में समान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तो इसमें तत्परता का नियम लगता है, दोनों की स्थिति सही नहीं है, कोई ये अलग जगह है, ये दूसरा अलग जगह है। उसी प्रकार दो छात्र हैं कोई क्लास में, उनकी बुद्धि लब्धि सब समान है, बुद्धि लब्धि और वगैरह सब समान है, परंतु उनकी जो सीखने की क्षमता है उसमें है वो भिन्नता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें तत्परता का अंतर पाया जाएगा। जो बालक जितना अधिक तत्पर होगा सीखने के लिए, उसकी सीखने की क्षमता है वो अच्छी होगी, वो उच्च गुणवत्ता से सीख पाता है, और जिसकी निम्न होगी वो निम्न तरीके से सीख पाता है। तो तत्परता का होना, किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 3 अगला है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम किसी सीखी गई अनुक्रिया का परिणाम सीखे जाने की मात्रा या गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यदि सीखे जाने के बाद अनुक्रिया का परिणाम व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है तो उस अनुक्रिया को शीघ्रता से सीखता है, उसे देरी से भूलता भी है। मतलब किसी अनुक्रिया को हम सीखते हैं, कोई भी किसी भी अनुक्रिया को हम सीखते हैं, उस अनुक्रिया को सीखने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने जो सीखी है उसकी मात्रा और गुणवत्ता कैसी है, मात्रा और गुणवत्ता कैसी है। तो हमने जो सीख तो ली, फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो अगर अच्छी होगी, मात्रा अगर अच्छी होगी, तो वो हम उसे आगे से आगे जब काम में लेंगे तो उसका जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस अनुक्रिया को है वो जो व्यक्ति है वो देरी से भूलता है और हमेशा वो अनुक्रिया याद रहती है, उसका प्रभाव है वो हमारे जीवन में हमेशा लगातार है वो दिखाई देता रहता है। ठीक है, इन प्राथमिक नियमों के अतिरिक्त थार्नडाइक ने कुछ और नियम भी दिए थे जिनके बारे में अपन चर्चा है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 3 नियम। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का हमने देख लिया, तत्परता का देख लिया, प्रभाव का देख लिया। ठीक है, तो ये 3 प्राथमिक नियम हो गए। अब अपन बात करेंगे, वो करेंगे जो द्वितीयक 5 नियम है।
पहला बहु अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है वो है मनोवर्ती का सिद्धांत, तीसरा है वो है तत्व प्रबलता का सिद्धांत, समानता एवं साध्यता का नियम, नंबर 5 है वो है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो ये 5 नियम है। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवर्ती का सिद्धांत, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम और सिद्धांत सॉरी, और अगला है वो समानता और सादृश्यता का नियम, और अगला है वो है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ये 5 नियम है। इन नियमों की अगर विस्तृत चर्चा है वो करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।